चलिए अभी हम बात करेंगे डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन में जो सबसे पहला टॉपिक है जिसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, दिस इज कॉल्ड एज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। तो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन से हम मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का स्टार्ट करेंगे। और जब भी हम डाइजेशन का बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात यह है कि पहले हम उसके सिंथेसिस को जान लें, क्योंकि डाइजेशन के समय सिंथेसिस का रिवर्स होता है किसी भी मॉलिक्यूल का। जिस तरह से सिंथेसिस होता है, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है, किसी भी मॉलिक्यूल का जिस तरह से सिंथेसिस होता है, डाइजेशन के समय क्या होता है, सिंथेसिस का रिवर्स हो जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो इसका प्रोटीन का सिंथेसिस कहां से जो स्टार्ट होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, टू अमीनो एसिड विल बी अटैच फ्रॉम ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। याद रखना, प्रोटीन में अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ये यहां जो बॉन्ड बना हुआ है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। कौन सा बॉन्ड बनता है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इस बात को दिमाग में सेट करेंगे। तो याद रखना, दो अमीनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर डाइपेप्टाइड को बनाते हैं, जिसमें कितना पेप्टाइड बॉन्ड होता है? सिंगल। और तीन अमीनो एसिड आपस में जुड़कर ट्राइपेप्टाइड को बनाते हैं। और ट्राइपेप्टाइड में कितना पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है? ये कुल मिलाकर दो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, यहां जैसा कि आप देख रहे हो। फिर अगर कई सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ जाएं तो क्या बनता है? पॉलीपेप्टाइड बनता है, ठीक है। फिर पॉलीपेप्टाइड से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटियोजेस का होगा। और प्रोटियोजेस से किसका फॉर्मेशन होगा? पैप्टोन का होगा। और पैप्टोन से किसका फॉर्मेशन होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। ये सिंथेसिस का सीक्वेंस आपको याद रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब डाइजेशन के समय प्रोटीन का ब्रेकडाउन सबसे पहले किसमें होगा? पैप्टोन में। पैप्टोन के बाद प्रोटियोजेस में होगा, उसके बाद पॉलीपेप्टाइड में होगा, उसके बाद डाई एंड ट्राइपेप्टाइड में होगा, एंड फाइनली डिसोसिएशन विल बी देयर इन अमीनो एसिड। तो याद रखना, सिंथेसिस में जो भी सीक्वेंस हम लेके चलेंगे उसका रिवर्स हम लेके चलेंगे। उसका रिवर्स हम बात करेंगे किसमें? डाइजेशन में। सिंथेसिस का जो सीक्वेंस है वो डाइजेशन में रिवर्स हो जाता है। इस बात को अच्छी तरह याद रखना है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे साइट फॉर प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन। थोड़ा हम जानने का प्रयास करें कि प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन कहां कहां होता है। तो याद रखना, प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन सबसे पहले कहां होता है? सबसे पहले स्टमक में प्रोटियोलाइटिक डाइजेशन होता है। इस बात को याद रखना है। स्टमक के बाद फिर कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। और स्टमक में जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, दिस इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक जूस, and at the pH of 1.5 to 3.5, and pH 1.5 to 3.5 is considered as highly acidic pH। तो याद रखना, स्टमक में जो डाइजेशन होता है किसका? प्रोटीन का, वो कैसा होता है? हाईली एसिडिक मीडियम में होता है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डाइजेशन कौन करता है? अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहले डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रियाटिक जूस करता है। और उसका पीएच कितना हुआ? पीएच 7.5 टू 8.5 मीन्स बेसिक पीएच। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? इंटेस्टाइनल जूस करेगा। और इंटेस्टाइनल जूस का अनदर नाम क्या हुआ? सक्कस एंटेरिकस। तो इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन का फाइनल डाइजेशन करेगा। और उसका पीएच भी कितना होगा? 7.5 टू 8.5 मीन्स अगेन बेसिक पीएच इज देयर। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा हम बात करेंगे डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। जो अलग अलग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम एलिमेंट्री कैनाल में पाए जाते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। अब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में एक बात आपको याद रखना है कि अगर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम का सीक्रेशन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, देन सच काइंड ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर कॉल्ड एज एंडोपेप्टाइडेज। जैसे कि गैस्ट्रिक जूस के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हैं, उनका सीक्रेशन किसमें होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडोपेप्टाइडेज। ये क्या कहलाते हैं? एंडोपेप्टाइडेज कहलाते हैं। इसी तरह से आपको याद रखना है, पैंक्रियाटिक जूस के जो प्रोटियोलाइटिक मीन्स एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन आर कॉल्ड एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पैंक्रियाटिक जूस के जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, उनका सीक्रेशन भी किस फॉर्म में होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज एंडोपेप्टाइडेज।
ठीक है। लेकिन याद रखना इंटेस्टाइनल जूस, जिसका दूसरा नाम क्या हुआ, सेक्कस एंटेरिकस, इसके जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है उनका सीक्रेशन एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। दिस आर फाउंड इन एक्टिवेटेड फॉर्म, दैट्स व्हाई दिस आर कॉल्ड एज एक्सोपेप्टाइडेज। तो एंडोपेप्टाइडेज और एक्सोपेप्टाइडेज के डिफरेंस को याद रखना है। इफ एनी एंजाइम सीक्रेटेड इन inactive phase or non-active phase, then such kind of enzyme are called as endopeptidase in case of protein digestion. And if any enzyme secreted in activated form, then such kind of proteolytic enzyme are called as exopeptidase. ठीक है। अब सबसे पहले बात शुरू करते हैं कहां से, सबसे पहले बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस से। गैस्ट्रिक जूस में जो एंडोपेप्टाइडेज है वो कौन सा हुआ, नंबर 1 पैप्सिनोजन। और पैप्सिनोजन का जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो क्या कहलाता है, पैप्सिन कहलाता है। दूसरा एंजाइम कौन सा हुआ है, प्रोरेनिन, और इसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म है वो क्या कहलाता है, रेनिन कहलाता है। ठीक है। रेनिन इज बेसिकली कर्डलिंग एसिड, बट sometime it is considered as enzyme, you have to keep in your brain। कभी कभी हम इसे एंजाइम मान लेते हैं, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं पैंक्रियाटिक जूस में पाए जाने वाले एंडोपेप्टाइडेज का डिस्कशन करता हूं तो याद रखना इसमें पहला एंडोपेप्टाइडेज कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन, और इसके लास्ट में ओजिन लगा हुआ है, मींस अगेन इनएक्टिवेटेड एंजाइम और एंडोपेप्टाइडेज। ठीक है। दूसरा एंजाइम है काइमोट्रिप्सिनोजन, अगेन ओजिन इज देयर, और काइमोट्रिप्सिनोजिन का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होगा, काइमोट्रिप्सिन होगा, और ट्रिप्सिनोजिन का एक्टिवेटेड फॉर्म क्या होगा, ट्रिप्सिन होगा। एंड थर्ड एंजाइम इज प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, इसमें क्या लगा हुआ है, प्रो लगा हुआ है, तो ये कैसा एंजाइम हो जाएगा, इनएक्टिव एंजाइम हो जाएगा। और इसका जो एक्टिवेटेड फॉर्म है दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। As far as question of intestinal juice is there, in intestinal juice 2 activated enzyme are there. First is called as tripeptidase and second one is called as dipeptidase. You have to keep in your brain. तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में हमने बात किया। अबाउट 7 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम आर सीक्रेटेड इन एलिमेंट्री कैनाल, इन गैस्ट्रिक जूस, इन पैंक्रियाटिक जूस एज वेल एज इंटेस्टाइनल जूस। अब हम बात कर रहे हैं प्रोटियोलाइटिक एंजाइम इन स्टमक। प्रोटीन का डाइजेशन जो स्टमक में होता है उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो स्टमक मीन्स गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का जो पहला प्रोटियोलाइटिक एंजाइम, जो इसका फर्स्ट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है गैस्ट्रिक जूस का, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, दिस इज कॉल्ड एज पैप्सिनोजन। पैप्सिनोजन पर कौन काम करेगा, HCl काम करेगा। HCl इसको एक्टिव करके पैप्सिन में कन्वर्ट कर देगा। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठाना है, सेट करना है। एंड एज फार एज क्वेश्चन ऑफ प्रोरेनिन इज देयर, प्रोरेनिन पर कौन काम करेगा, या तो पैप्सिन या फिर HCl, दोनों में से कोई भी या दोनों काम करेंगे और उसको टर्न कर देंगे किसमें, उसको रेनिन के फॉर्म में एक्टिवेट कर देंगे। इस बात को दिमाग में अच्छी तरह से बिठा कर रखना है। ठीक है। फिर थोड़ा हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पैप्सिन करता क्या है। पैप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेगा। सबसे पहले किसमें करेगा, पैप्टोन्स। पैप्टोन्स के बाद किसमें करेगा, पैप्टोन्स के बाद ये करेगा प्रोटियोसिस में, और उसके बाद फिर कहां करेगा, पॉलीपेप्टाइड में इसका ब्रेक डाउन करेगा। किसका करेगा, प्रोटीन का। ठीक है। इसका साइट क्या हुआ, पैप्सिन के फंक्शन का साइट क्या हुआ, स्टमक ल्यूमेन, एंड pH 1.5 to 3.5 means highly acidic pH is there. You have to keep in your brain, it is found in highly acidic pH. इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करके रखना है, it is found in highly acidic pH. ठीक है। अब उसके बाद बात करें फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। अब रेनिन आपको याद रखना, इट इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ यंग वन अप टू 5 ईयर ऑफ एज। 5 साल तक के बच्चों के गैस्ट्रिक जूस में रेनिन पाया जाता है, उसके बाद ये नहीं पाया जाता। एंड बेसिकली दिस इज कर्डलिंग एजेंट एंड रॉन्गली कंसिडर्ड एज एंजाइम। दिस रेनिन इज नॉट एन एंजाइम, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, बट इट इज कंसिडर्ड एज एन एंजाइम। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, ये वास्तव में एंजाइम नहीं है। देखो अब ये करता क्या है, हम जानने का प्रयास करें। देखो कैसीन मिल्क में पाई जाने वाली प्रोटीन है, और ये कैसा प्रोटीन है, ये सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन है। अब याद रखना, फूड मटेरियल में जितना भी सॉल्यूबल कंटेंट होता है वो सब हाफ एन आवर में, आधा घंटे में स्टमक से पास हो जाता है। और स्टमक में प्रोटीन के डाइजेशन के लिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम ऑफ 4 और 5 आवर्स।
4-5 घंटे का टाइम लगता है प्रोटीन के डाइजेशन के लिए। अगर फूड मटेरियल हाफ एन आवर में वहां से पास हो जाएगा स्टमक से, गैस्ट्रिक कैविटी से, तो उसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में ये नेसेसरी, अगर आप चाहते हो कि सॉल्यूबल मिल्क प्रोटीन कैसीन का डाइजेशन हो, तो पहले इसको इंसॉल्युबल फॉर्म में बदलने का काम करना पड़ेगा। और इंसॉल्युबल फॉर्म में इसको बदलने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। इस बात को अच्छी तरह से दिमाग में सेट करना है। रेनिन क्या करता है? उसे कैल्शियम के साथ अटैच करता है और कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदल जाता है। एंड calcium पैराकैसिनेट you have to keep in your brain, this is insoluble milk protein। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ये insoluble milk protein है। अब ये स्टमक की कैविटी में 4-5 आवर्स के लिए स्टे करेगा, वहां पर रुकेगा, क्योंकि now it is insoluble milk protein you have to keep in your brain। casein is a soluble milk protein, but as far as question of calcium पैराकैसिनेट is there, it is insoluble milk protein you have to keep in your brain। and it will be acted by पैप्सिन। पैप्सिन इस पर काम करेगा और उसका ब्रेक डाउन करेगा किसमें? कैल्शियम प्लस पॉलीपेप्टाइड में। तो मुझे बताओ यहां पर रेनिन का फंक्शन क्या हुआ? रेनिन का फंक्शन सॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैसीन को इनसॉल्युबल मिल्क प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट में बदलने का है, उसका डाइजेशन का नहीं है। उसका डाइजेशन कौन करता है? पैप्सिन करता है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज curdling agent, because it is taking part in conversion of soluble milk protein into insoluble form। So basically this is not an enzyme but an curdling agent। Understand? Now we are discussing about पैंक्रिएटिक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पैंक्रिएटिक जूस में कितना प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है? 3 एंजाइम। सबसे पहला एंजाइम कौन सा हुआ? ट्रिप्सिनोजिन। और ट्रिप्सिनोजिन पर कौन काम करेगा? एंटेरोकाइनेज ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। याद रखना, इंटेस्टाइनल जूस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज सेक्कस एंटेरिकस, उसके अंदर एंटेरोकाइनेज होता है। एंड एंटेरोकाइनेज इज एक्टिवेटर फॉर ट्रिप्सिनोजिन। ये क्या करेगा? ट्रिप्सिनोजिन के ओजन को हटा देगा और इसको एक्टिवेट कर देगा किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ ट्रिप्सिन। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इसको ट्रिप्सिन फॉर्म में ये एक्टिवेट कर देगा। ठीक है। उसके बाद काइमोट्रिप्सिनोजिन को एक्टिवेट करना या उसके ओजन का हटाने का काम किसका है? याद रखना, ये काम या तो ट्रिप्सिन करेगा या एंटेरोकाइनेज करेगा, और ये इसे टर्न कर देगा किसमें? काइमोट्रिप्सिन में। इस बात को याद रखना। As far as question of activation of pro-carboxypeptidase is there, इसका pro अगर हम हटा देते हैं then it will be turned into activated form। So trypsin or enterokinase will take part in activation of pro-carboxypeptidase and it will be turned into carboxypeptidase। इस बात को याद रखना है, जब आप प्रो कार्बोक्सीपेप्टाइडेज को एक्टिव कर दोगे तो ये किस में बदल जाएगा? ये कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में बदल जाएगा। ठीक है। अब हम जानने का प्रयास करें कि आखिर ये डाइजेशन किस तरह से करता है। देखो, ट्रिप्सिन सबसे पहले किस पर काम करेगा? प्रोटीन पर काम करेगा और इसका ब्रेकडाउन करेगा पैप्टोन्स में, प्रोटियोजेज में और पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है। फिर पॉलीपेप्टाइड पर कौन काम करेगा? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और इसका डाइजेशन हो जाएगा ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड। कुड यू फॉलो माय पॉइंट? तो प्रोटीन से चालू करके हम कहां तक पहुंच जाएंगे? हम पहुंच जाएंगे ट्राइपेप्टाइड एज वेल एज डाइपेप्टाइड। ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल प्रोटियोलाइटिक इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम बात कर रहे हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंटेस्टाइनल जूस। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। इंटेस्टाइनल जूस के बारे में हम बात कर रहे हैं। इंटेस्टाइनल जूस में 2 प्रोटियोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन सा? पहला ट्राइपेप्टाइडेज। ट्राइपेप्टाइडेज क्या करेगा? ट्राइपेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड के 3 मॉलिक्यूल, मीन्स अमीनो एसिड, फिर एक पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद फिर एक अमीनो एसिड, ऐसा जो मॉलिक्यूल है दिस इज कॉल्ड एज ट्राइपेप्टाइड। ये इसका ब्रेक डाउन करेगा, किसमें करेगा? 3 अमीनो एसिड में। और डाइपेप्टाइडेज ये क्या करेगा? डाइपेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड के 2 मॉलिक्यूल एक पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। याद रखना, पेप्टाइड में जितना अमीनो एसिड होगा हमेशा उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड होगा, मीन्स number of peptide bond always will be lesser by 1 than the number of amino acid।
ठीक है। तो ये डाइपेप्टाइड का ब्रेक डाउन करेगा 2 अमीनो एसिड में, मींस अमीनो एसिड तक हम पहुंच जाएंगे, और जब अमीनो एसिड तक हम पहुंच जाएंगे तो डाइजेशन यहां कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद अगर ये सारा मैकेनिज्म एज अ होल एक ही डायग्राम में हमें देखना है तो देखो हम कहां से चालू करेंगे। इसके टॉप पर हमने लिया है प्रोटीन। ठीक है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन सबसे पहले किसमें होगा, पेप्टोन्स एज वेल एज प्रोटियोसिस। फिर इनका ब्रेकडाउन किसमें होगा, पॉलीपेप्टाइड। फिर उसका ब्रेकडाउन किसमें होगा, डाई एंड ट्राईपेप्टाइड्स, और उसका ब्रेकडाउन होगा अमीनो एसिड। इसमें सबसे पहला जो एंजाइम काम करेगा वो कौन सा एंजाइम है, ये पेप्सिन एंजाइम है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन करता है पेप्टोन प्लस प्रोटियोजेस एज वेल एज पहले यहां ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद कहां तक पहुंचाएगा, पॉलीपेप्टाइड तक। एंड पेप्सिन इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस एंड एक्शन साइट फॉर पेप्सिन विल बी ल्यूमेन ऑफ स्टमक एंड पीएच विल बी 1.5 to 3.5। हमने पहले भी बात किया था, इट इज फाउंड इन हाईली एसिडिक मीडियम। उसके बाद प्रोटीन पर कौन काम करेगा, ट्रिप्सिन। इट इज फाउंड इन पैंक्रियाटिक जूस एंड एक्शन साइट विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड विल बी एक्टिवेटेड इन पीएच 7.5 to 8.5। इस बात को याद रखना है। और ये प्रोटीन का डाइजेशन कहां तक करेगा, पॉलीपेप्टाइड एज वेल एज डाई एंड ट्राईपेप्टाइड। ठीक है। लेकिन सभी तरह के प्रोटीन का जो पॉलीपेप्टाइड को डाई एंड ट्राईपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम है, ये कौन करेगा, ट्रिप्सिन, chymotrypsin as well as carboxypeptidase you have to keep in your brain, and all of them are found in pancreatic juice. And finally conversion of dipeptide and tripeptide into amino acid will be done by dipeptidase as well as dipeptidase. Both of them are found in intestinal juice and action site will be small intestine. So this is complete vision for मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। फिर ये डिफरेंट प्रोटियोलाइटिक एंजाइम के बारे में हमने बात किया है, हम पहले कर आए, और ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, लेकिन यहां थोड़ा सा हम बात कर लें एक्टिवेशन ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। पहले भी हम इसके बारे में बात करके आए, एक बार फिर से बात करते हैं। देखो गैस्ट्रिक जूस में कितना एंजाइम हुआ, 2 एंजाइम हुआ। पेप्सिनोजन विल बी एक्टिवेटेड बाय HCl, पेप्सिनोजन का एक्टिवेटर क्या, HCl। Prorenin will be activated by pepsin and HCl. In pancreatic juice, 3 endopeptidases are found. Understand? Trypsinogen get activation by enterokinase of intestinal juice. ठीक है। Chymotrypsinogen get activation by pepsin and enterokinase, and procarboxypeptidase get activation by pepsin as well as enterokinase. फिर इसके बाद देखो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन का जो एनसीईआरटी का हिस्सा है वो हमने लिया है। इसका एनसीईआरटी का पेज नंबर 261 से 263 तक का नोट्स बनाकर यहां हमने दिया है, जिससे आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने का भी जरूरत नहीं होगी, और इन सभी को मैंने शामिल किया है डिस्क्रिप्शन में। तो ये सारे नोट्स का डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें आराम से बैठकर आप पढ़ सकते हो। ठीक है। इसको मैंने केवल हेडिंग दिया है, एक एक लाइन एनसीईआरटी का है, इसको याद रखना। और उसके बाद फिर याद रखना, सबसे लास्ट में मैंने इसमें क्वेश्चन दिया है, सबसे लास्ट में मैंने इसमें क्वेश्चन भी ऐड किया है। वो क्वेश्चन ऐड किया है जो पिछले सालों में आए हैं, और ये सारा डिटेल आपको कहां मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसको आप चेक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे, और वहां पर आप इसे जानने, वहां पर इन सभी को आप पढ़ सकते हो। तो उसके बारे में बहुत ज्यादा बरीड होने की जरूरत नहीं है, सारा एनसीईआरटी यहां है, और previous year questions are also there.